नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबान भौदेपुर सीतामढ़ी से। आज हम लोग अर्थशास्त्र में जो दूसरा अध्याय है उसका अगला प्रकरण जो बेरोज़गारी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बेरोज़गारी शब्द है, आप इस शब्द से दिन प्रतिदिन रूबरू होते रहे होंगे। तो यहाँ पर बेरोज़गारी का मतलब है, अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो वैसा व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है, उनको हम लोग बेरोज़गार की श्रेणी में रखते हैं और उनको बेरोज़गार कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके पहले दो कहानियाँ आप जब पढ़े थे, शकल और विलास की कहानी, तो यहाँ पर जो शकल है उसके घर में बहुत सारे लोग हैं, यानी कि शकल का एक पूरा परिवार है जिसमें उसके माता पिता और उसके भाई बहन भी रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो शकल की माँ है ना, वो कार्य तो कर रही है, लेकिन उस कार्य को करने से उसकी माँ को कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता, किसी प्रकार का आर्थिक फ़ायदा नहीं पहुँचता। उसी तरह से शकल का जो भाई, छोटा भाई और बहन है, वो भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, है ना, जिससे उनको कोई आर्थिक फ़ायदा हो। तो शकल के जो पिताजी हैं वो कार्य करते हैं और वो जो भी कार्य करते हैं उससे उनको थोड़ा बहुत धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर और शकल की अगर बात की जाए तो वो एक इंजीनियर बन गया है। तो इस परिवार में दो लोग जो हैं वो आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न हैं और इस क्रियाकलाप को करने के बाद से उनको कुछ धन की प्राप्ति होती है। तो इन दो लोगों को, शकल और शकल के पिताजी को, आप क्या कह सकते हैं कि इनके पास रोज़गार है। लेकिन यहाँ पर बाकी जितने उसके परिवार के सदस्य हैं उनको आप बेरोज़गार नहीं कह सकते। ठीक है। उनको बेरोज़गार आप क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। उससे पहले जो बेरोज़गारी है उसकी एक जो परिभाषा है वो आप देख लीजिए। तो जो बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी उसे कहते हैं या बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें, है ना। आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको बेरोज़गार कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो शकल के परिवार के ऊपर आ जाते हैं और इसके माध्यम से और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो शीला है ना, शीला कौन है? शकल की माँ है ना। वो घर से बाहर जा कर के काम करना नहीं चाहती। ठीक है। और घर से बाहर जा कर के जब काम करेगी तब उसको कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, तो ये चाहती ही नहीं है। इसीलिए ये जो शीला है इसको आप बेरोज़गार नहीं कह सकते। साथ ही साथ जीतू और सीतू जो शकल का भाई और बहन हैं, ये उम्र में काफ़ी छोटे हैं, तो इनको भी आप बेरोज़गार नहीं कह सकते, है ना। और इनकी तो गिनती जो श्रम शक्ति है, यानी कि जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनमें इनकी गिनती ही नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर इनको आप बेरोज़गार नहीं कह सकते। अगर बात की जाए कि इस शकल का जो परिवार है उसमें अगर इसके दादा दादी होते, ठीक है, अगर दादा दादी होते तो उनको भी आप बेरोज़गार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उम्र क्या है कि जो श्रम शक्ति, यानी कि जो कार्य करने वाले लोग हैं, उस उम्र के लोगों से इनकी उम्र क्या है, ज़्यादा हो गई है। अतः ये लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा। तो भाई जो श्रम बल है, यानी कि जो श्रम शक्ति है, उसमें किन लोगों को शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं कि जो श्रम बल है उसमें 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं को श्रम शक्ति में शामिल किया जाता है।
यानी कि अगर 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो कार्य करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, इनमें से भी लोग जो हैं वो कार्य करना चाहते हैं, उनकी इच्छा हो कार्य करने की, लेकिन अगर उनको इच्छा होते हुए भी कार्य नहीं मिलता है तब उनको आप बेरोज़गार कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 से 59 वर्ष में ही शकल की जो माँ है वो भी आ जाएगी, लेकिन वो कार्य करना नहीं चाहती हैं, घर से बाहर जाकर कार्य करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए उसको जो शीला है उसको आप बेरोज़गार नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो शीला की माँ यहाँ पर बेरोज़गार नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं, ये जो बेरोज़गारी है इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जनरली जो भारत है इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र होते हैं, तो जाहिर सा बात है कि इन्हीं दोनों क्षेत्रों में ही बेरोज़गारी पाई जाती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र है इनके अंदर में जो बेरोज़गारी पाई जाती है उसकी प्रकृति में अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की बेरोज़गारी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, पहला मौसमी बेरोज़गारी और दूसरा प्रच्छन्न बेरोज़गारी, ठीक है। ये जो प्रच्छन्न बेरोज़गारी है इसको हम और भी नाम से जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोज़गारी को ही छिपी हुई बेरोज़गारी या अदृश्य बेरोज़गारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, वहीं जो नगर के क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको शिक्षित बेरोज़गारी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, पहला बेरोज़गारी जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है वो है मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है। ये जो मौसमी बेरोज़गारी होता है ये क्या होता है, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे मौसम हैं, ठीक है। तो ये जो मौसम हैं उसी के हिसाब से गाँव में जो कृषि होती है उसमें फसलों को लगाया जाता है खेतों में, ठीक है। तो जब फसल को खेत में लगाया जाता है तो लगाने के क्रम में जब बुआई होती है तो उस समय लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है। फिर कटाई, निराई, गुड़ाई, गहाई आदि के जो कार्य होते हैं उस क्रम में ही लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता है, लेकिन बाकी के जो समय होते हैं जहाँ पर ये कार्य नहीं हो पाते हैं, है ना, तो वहाँ पर उस पीरियड में, उस अवधि में लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उस समय वो लोग के पास किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं होता, इच्छा होते हुए भी उनको कार्य नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ऐसा जो बेरोज़गारी है उसको हम लोग मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक वर्ष में कुछ विशेष महीनों में जो लोग कृषि पर आश्रित हैं उनके साथ ये बेरोज़गारी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बेरोज़गारी मौसमी बेरोज़गारी कही जाती है। आ जाइए अब दूसरा हमारा प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न जैसे कि नाम बता रहा है छिपी हुई बेरोज़गारी, है ना। प्रच्छन्न बेरोज़गारी का दूसरा नाम छिपी हुई बेरोज़गारी, और एक और नाम है वो क्या है, अदृश्य बेरोज़गारी। तो अदृश्य कहने का मतलब वो आपको दिखाई नहीं देगा कि लोग क्या हैं, बेरोज़गार हैं, वो आपको कार्य करते हुए तो प्रतीत होंगे, लेकिन वास्तविक अगर उसका अध्ययन किया जाए तो हम लोग पाएंगे कि वहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो लोगों में छिपी हुई है। तो इसको आप एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये भी प्रच्छन्न बेरोज़गारी जो है ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। मान लीजिए कि एक परिवार है ना, जिसमें 8 लोग कार्य कर रहे हैं, है ना। उस परिवार में 8 लोग हैं और वो लोग अपने पास जो उनके पास भूखंड है खेती करने के लिए, उस खेत पर वो लोग कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता भी है कि गांव में जो परिवार होता है वो अपने खेतों पर कार्य करते हैं, तो सभी लोग मिल कर के कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अध्ययन नहीं करते हैं कि हमारे कार्य में कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब आप उसका अध्ययन करते हैं तब हम क्या करेंगे कि उन 8 लोगों में से, है ना, उन 8 लोगों में से अगर हम 3 लोगों को निकाल देते हैं, है ना, यानी कि अब 5 लोग ही
काम करते हैं। उनमें से बोलते हैं कि देखो भाई 3 लोग अब इस कृषि के कार्य में ना लगो, कोई दूसरा कार्य तुम लोग देख लो। ठीक है, तो बोलते ठीक है, हम लोग 5 लोग मिलकर ही अब कार्य को करेंगे। ठीक है, तो उन 3 लोगों को अगर वहाँ से खेती के कार्य से हटा दिया जाता है तो भी यह देखा जाता है कि उनके उत्पादन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि 8 लोग मिल करके जितना उत्पादन करते थे कृषि कार्य से, उतना ही 5 लोग मिल करके कर पा रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वो 3 लोग अननेसेसरी उस कार्य में लगे हुए थे, वो कोई और कार्य कर सकते थे। और दूसरा कार्य करने से क्या होता है कि वो ज़्यादा परिवार के लिए अंशदान कर पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो परिवार का जो आय है वो ज़्यादा हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो 3 लोग छिप करके कार्य कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो ये उजागर कैसे हुआ? जब हम उन लोगों को हटा देते हैं, बाकी लोगों को कहते हैं कि आप सभी लोग मिल करके ये कार्य करिए, और उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है, तब हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम इनसे बेकार का कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका एक अगर परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी उसको कहते हैं जब निश्चित संख्या से ज़्यादा लोग एक ही कार्य में लगे हुए होते हैं। यदि हम उनमें से कुछ लोगों को उस कार्य से अलग कर देते हैं, फिर भी उस कार्य के उत्पादन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो उत्पादन है वो उतना ही रहता है। ठीक है ना, उस उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। तो इस प्रकार का जो बेरोजगारी है उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब आ जाइए तीसरा तरह का जो बेरोजगारी है जो शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, और वो है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी कहने का मतलब कि वैसे लोग जो मैट्रिक, स्नातक या पीजी स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं, अगर उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है या वो रोज़गार पाने में असमर्थ हैं, तो उसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो एक जो अध्ययन हुआ था उसमें एक बात सामने आई है कि जो मैट्रिक पास करने के बाद जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षा जो हायर डिग्री लिए हुए लोग होते हैं उनमें ज़्यादा बेरोजगारी है ना, उनमें ज़्यादा तेज़ गति से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज भी बढ़ रही है। ठीक है, कहने का मतलब है मैट्रिक करने वाला लोग जो होता है वो छोटा मोटा काम करके भी अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन जो स्नातक स्नातकोत्तर हैं ये लोग उस कार्य को करने से बचते हैं, जिसके कारण ये बेरोजगार रहते हैं। इनको अपने स्तर का कार्य चाहिए होता है, लेकिन कार्य की कमी होने के कारण इनको रोज़गार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आगे आइए और थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के जो कार्य होते हैं, है ना, जो विशेष प्रकार के कार्य हैं वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर कार्य कम हो जाता है और कार्य करने वाले लोग यानी जनशक्ति ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सभी को कार्य मिल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कारण क्या निकल के आता है कि एक और जो तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग होते हैं उनके बीच में बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ दूसरे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल है वो लोगों के पास नहीं होती, तो वहाँ पर तकनीकी कौशल की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, किसी खास कोर्स को
कोर्स की पढ़ाई करने के लिए लोग ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, है ना। तो कार्य अगर कम रहेगा, जितना डिमांड है ना, उस प्रोफेशन का, इस प्रोफेशन में लोग जा रहे हैं, जितना डिमांड है यानी कि जितनी सीटें हैं, है ना, उससे ज़्यादा लोग उस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको कार्य कहाँ से मिल पाएगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ जाती है, ठीक है। और वहीं पर दूसरी ओर जहाँ पर कुछ तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है ना, और लोग उस तकनीकी कौशल को प्राप्त नहीं कर पाते और उस क्षेत्र में जाके काम करना चाहते हैं, तो अब वहाँ पर क्या हो जाता है, उस तकनीकी कौशल की कमी के कारण उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, ठीक है। तो ये दोनों तरह से नुकसानदायक हो रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। ये जो बेरोज़गारी है, इससे क्या होता है, इस बेरोज़गारी से जो हमारे पास जनशक्ति उपलब्ध है, जो मानव संसाधन उपलब्ध है, उसकी क्या होती है, बर्बादी होती है। हम उनसे बेहतर कार्य करवा सकते थे, लेकिन चूँकि उनके लिए कोई कार्य ही नहीं है तो बेकार बैठेंगे, बेरोज़गार बैठेंगे, जिसके कारण जो हमारी आर्थिक वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। और दूसरी ओर जो लोग बेरोज़गार होते हैं, उन युवाओं में निराशा और हताशा की भावना प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का कोई आय नहीं हो पा रहा है, उनके पास किसी भी तरह का कोई मुद्रा का अर्जन नहीं हो पा रहा है, और वो जब मुद्रा का अर्जन नहीं होगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर किन लोगों के साथ होता है, शिक्षित लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है ना। ये लोग क्या हैं, कार्य करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से जो ये कार्य करना चाहते हैं उस रोज़गार को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे समाज के लिए भी क्या है, एक अपव्यय है, ये नुकसान है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, और बाकी का हम लोग अगले कालांश में पढ़ेंगे। चलिए भैया बहन, थैंक यू, धन्यवाद।